जय बाबा. येते का आवाज? येते? जय बाबा. थोडस इथे प्रॉब्लेम आहे. पाऊस पण खूप आहे. जय बाबा बोल. पाऊस खूप आहे, थंडी खूप आहे. अजून नाही, उद्या निघणार. अच्छा, वेळ झाली, सुरू करूया. बोलते. हा हो. जय बाबा. जय बाबा. जी जी, टाइम हो गया, शुरू करते हैं. समय हो गया है. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. बेम्स फ्रॉम मेहर बाबा, ये किताब अद्भुत किताब है, हम लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी बार बहुत पेचीदा लगता है, बहुत कम भी तैयारी हुई है. बाबा मदद करेंगे. आज फिर से बाबा की जगह ढूंढने गए थे. काफ़ी सारे 3 बंगलों तो मिल गए हैं जहाँ बाबा रुके थे, महिलाएं रुकी थी. थोड़ा ट्रैवल ग्रुप में डालना बाकी है. कुछ बंगलों के बारे में उन लोगों ने कहा कि आप इसको वायरल मत करिए, तो कुछ 1-2 जगह के बारे में 1 to 1 बात होगी, तब हम देखा जाएगा इसके बारे में. तो फिलहाल बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा में हमने पिछले बार शुरू किया था द कैलकुलस ऑफ ऑपोजिट्स, मतलब जो विरुद्ध है, या जिसको हम कह सकते द्वंद्व. सुख के विरुद्ध दुख, पुरुष के विरुद्ध श्री, यश के विरुद्ध अपयश. तो ये जो द्वंद्व जो है, इसका आकलन, इसको समझना, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं इन द्वंद्वों को, इन विरुद्धों को समझने की, कि ये कैसे होते हैं, इसका कैसा कैलकुलेशन होता है, ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. तो पिछले बार हम लोग पेज नंबर 61 पर रुके थे. 61 नंबर का पन्ना है, कि जिसमें हम देख रहे थे यश और अपयश ये ऐसी है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर, ऐसी ये टर्मिनोलॉजी है कि ये अपने आप में स्वयं पूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मल अपना रिकॉर्डिंग कर पाएगी क्या? आजकल मेहर प्रसाद भी नहीं है, और मैंने आज फिर एक गलती की, तो देखते हैं अब बाबा के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन है. कोशिश करना कोई तो भी इसको रिकॉर्ड करने की. तो ये यश जो है, ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है. उसी व्यक्ति द्वारा पहले कभी अपयश हुआ है, फिर यश मिला है, या पहले कभी यश मिला फिर अपयश मिला, चाहे उस क्षेत्र में हो या कोई और क्षेत्र में हो. इसी प्रकार से कोई एक विषय में या उसी विषय में दूसरे किसी व्यक्ति को पहले अपयश मिला हो और अब इसको यश मिला है, या किसी और को पहले अपयश मिला और अब इसको यश मिला. तो इस प्रकार से हमने पिछले सेशन में देखा कि यश और अपयश भी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, अपने आप में वो स्वयं पूर्ण नहीं है. ये हमने पिछले बार देखा था, आप लोगों को याद होगा. उसी सिलसिले में आज का वाचन शुरू करते हैं आगे. द मोर आवर परसेप्शन इज फ्री from clouding and one sec. The more our perception मतलब धारणा, समझ, ओके,
The more our perception is free from clouding and the less vitiated it is by felt duality, the less contrariety or incompatibility exist between the extremes or opposite of experience. तो यहाँ पर कई सारे मतलब क्या है, ऐसे ऐसे शब्द है कि उसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार से पढ़ेंगे। ये क्या आया, स्क्रिप्ट एरर वगैरह वगैरह, पता नहीं, एनीवे जाने दो। जय बाबा। परसेप्शन मतलब धारणा, विशिएटेड मतलब बिगड़ी हुई हमारी समझ जो है। तो जितने हम द्वैत की भाव से किसी चीज को देखेंगे, उसकी उतनी हमारी समझ जो है बिगड़ी हुई होगी, सही नहीं होगी, प्योर नहीं होगी, है ना। और जितना विरोध या असंगति या विसंगति, इस दो विरुद्ध जो है, एक्सट्रीम विरुद्ध, चरम दो, एकदम दो कोने के दो विरुद्ध हो गए, उतना हमें विसंगति या हमारी समझ, जितनी द्वैत की समझ होगी उतनी हमारी समझ बिगड़ी हुई होगी, उतना हमें द्वंद्व का सामना और अधिक करना पड़ेगा, इतना हमें विरोधाभास और अधिक नजर में आएगा। यदि हमारी समझ में द्वैत भाव नहीं है, सामने वाला और मैं कोई दो नहीं लेकिन एक है, मतलब एकत्व की भावना हम अगर ज़्यादा अपने आप में स्थापित करते हैं, तो ये द्वंद्वों का, विरुद्धों का, विसंगति का सामना हमें कम करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यहाँ यही कहा है, क्योंकि जितनी हमारी धारणा द्वैत से आधार पर होगी, उतना हमें ऑपोजिट्स या विरुद्ध या विसंगति अनुभव को मिलेगी। In the final undeemed मतलब अविभाजित, अखंड, in the final undeemed perception, there is neither success nor failure, for there is nothing to gain or loss. अंतिम जो हमारी स्थिति होगी, अद्वैत की स्थिति होगी। ऐसे अद्वैत की स्थिति अखंड होती है, वहाँ विभाजन नहीं होता है, वहाँ द्वैत नहीं होता है, वहाँ द्वंद्व नहीं होता है, वहाँ यश अपयश कुछ भी नहीं होता है, वहाँ कुछ लाभ हानि कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वो द्वैत की अवस्था है। जहाँ द्वैत नहीं है, एकत्व है, तो अविभाज्यत्व है, इसके कारण द्वंद्व नहीं, मतलब विरोध नहीं, ऑपोजिट्स नहीं है, विसंगति नहीं है। However, until this unfailing self-assurance is permanently established, one is inevitably engaged in the illusion of duality और रिलेटिवली फॉल्स वैल्यूज। जब तक वो फना फिला अवस्था में हम अपने आप को स्थापित नहीं करते। हमने क्या देखा था गॉड स्पीक्स में, जब हम मराठी में पढ़ रहे थे, तो क्या वो ईश्वरत्व में वो आत्मा अपने आप को स्थापित करता है। प्रतिष्ठापना कहते हैं ना, ईश्वर की किसी मूर्ति की प्रतिष्ठापना कहते हैं। इसी प्रकार से हमें प्रतिष्ठापित करना पड़ता है अपने मूल स्वयं को, ईश्वरत्व को, जब ईश्वर साक्षात्कार होता है। तो यही दिया है कि जब ये अद्वैत अवस्था हम प्राप्त करेंगे, तब बिन चूक के स्वयं हम अपने आप का सेल्फ एश्योरेंस होगा और किसी से उसका कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगा, उतना ये स्थापित होगा, परमानेंट होगा, हमेशा के लिए। वन इज इनएविटेबली एनगेज इन द इल्यूजन। लेकिन जब तक हम ये भासमय भ्रममय द्वैत के जगत में कैद है, एनगेज मतलब हम इस भ्रममय जगत में जब तक कैद है, इस द्वैत में है, ड्युअलिटी में है, तब तक इस प्रकार से फॉल्स वैल्यूज, गलत मूल्य, धारणा गलत होती है,
कंपैरेटिव होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के आधार पर ये सब तय होता है, ये चलता रहेगा। ये कब नष्ट होगा? इन शॉर्ट, ईश्वर साक्षात्कार के बाद ये कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ये जरूरी है, क्योंकि इन द्वंद्वों को, विरोधों को, विसंगतियों को अनुभव करके ही उस आत्मा की जो प्रगत हुई, ये पूरी विकसित हुई चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो और प्रगल्भ होने वाला है। जब ये पूरी तरह से प्रगल्भित होगा, प्रदीप्ति इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, तब वो प्रदीप्ति मतलब अद्वैत प्राप्त करेगा। Then there always are approximations towards a receding targets, and these approximations may be called either partial failure or partial success according to one's own point of view. ये सब हमारे दृष्टि के ऊपर निर्भर है, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे दृष्टि के ऊपर क्या निर्भर है? ऐसा बार हमारा अनुमान होता है, हमारा अपना कैलकुलेशन होता है। अब किसी बच्चे ने मानो कम मार्क लिए, हो सकता है दूसरे बच्चों की तुलना में या किसी और ने उसको सोचा अरे क्या ये तो फेल्योर है, लेकिन हो सकता है जिसके परिवार में कभी कोई पढ़ा ही नहीं है या इन मार्कों को कोई अगर अहमियत देता नहीं, आगे के जीवन को अहमियत देता है, तो उसके लिए ये अपयश नहीं होगा, यश ही होगा। तो इस प्रकार से ये अनुमान है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का दृष्टिकोण के ऊपर ये निर्भर रहता है। जब तक इस प्रकार से हम अनुमान लगाएंगे, अपना अपना दृष्टिकोण लगाएंगे, तब तक ये यश अपयश ये सब चलता रहेगा, द्वंद्वों का युद्ध चलता रहेगा। दिस ऑल्सो शोज how every success implies a failure and every failure a success। ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रत्येक यश अपयश भी दर्शाता है, और उसी प्रकार से प्रत्येक अपयश यश भी दर्शाता है। The two opposites tread upon each other in the world of illusion। ये जो यश अपयश है, ये केवल भासमय भ्रममय जगत में ही है, उसी के आधार पर ये चलता है। One who can withstand both success and failure with equanimity is nearing a truer appreciation of both. And for one who goes beyond the extremes or opposites, the question of withstanding either does not arise। जो ये यश और अपयश दोनों को एक जैसा समझता है, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइस, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे यश मिले अपयश है, दोनों में वो एक जैसा ही रहता है, समतल रहता है, बैलेंस रहता है। उसके हिसाब से यश अपयश दोनों को भी कोई थैंक यू अहमियत नहीं रहती है। ये दोनों के लिए वो सच्चा ईश्वर या ट्रुथ का प्रेमी है या उसके पथ पर जा रहा है, उसके नज़दीक है, और वो जो इनसे भी परे जाता है, यश अपयश द्वंद्वों के भी परे जाता है, उसके लिए या यश अपयश का सवाल ही नहीं रहता है, क्योंकि अब वो अद्वैत में प्रतिष्ठापित है। बहुत सुंदर ये बाबा ने दिया है, इसको एक बार हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। हालांकि जो ये बाबा के अपने शब्दों की जादू और मजा है, और किसी भी तरह से कहीं भी नहीं है ना। आप भी इस बात को मानेंगे जरूर कि ये, और बाबा ने स्वयं भी कहा है कि मैंने अपने शब्दों में इतनी ऊर्जा, एनर्जी दे के रखी है कि जो कोई इसका पठन करता है उसका आध्यात्मिक उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये बाबा के शब्द है, और इसी कारण हम हमेशा पहले बाबा के मूल शब्दों को जैसे कि वैसा पढ़ते हैं। अब हम अभी तक जो पढ़ा इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। द मोर आवर परसेप्शन इज फ्री, मतलब हमारी धारणा जितनी अधिक अस्पष्टता से मुक्त होती है और अनुभवजन्य द्वैत से जितनी कम दूषित होती है,
अनुभव के चरम या विपरीतताओं के बीच उतनी ही कम विरोधाभास या असंगति होती है। जितना कम हम फंसेंगे द्वैत में, उतना ये विरुद्ध जो है ऑपोजिट्स में हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं। अंतिम अविचलित धारणा में, मतलब ईश्वरत्व में, अंतिम, इसीलिए उसे अंतिम कहा। फाइनल गोल इज द गॉड रियलाइजेशन। इसलिए अंतिम अविचलित धारणा में ना तो सफलता होती है और ना ही असफलता होती है, क्योंकि पाने या खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो स्वयं पूर्ण है, अमर्याद है। हालांकि जब तक यह अचूक आत्मविश्वास स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो जाता, मतलब अद्वैत हम प्राप्त नहीं करते, तब तक व्यक्ति अनिवार्य रूप से द्वैत या अपेक्षाकृत झूठे मूल्यों के भ्रम में फंसा रहता है। फॉल्स वैल्यूज में हम फंसे रहते हैं। तब हमेशा एक दूर होते लक्ष्य की ओर अनुमान होते हैं। लक्ष्य कौन सा? ईश्वरत्व की प्राप्ति। और इन जितने हम ऑपोजिट्स में फंसे रहेंगे, उतना हमारा लक्ष्य से हम दूर होते जाएंगे। हमारा लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, मतलब ईश्वरत्व की प्राप्ति। तब हमेशा एक दूर होते लक्ष्य की ओर अनुमान होते हैं, और इन अनुमानों को हमारा अपना अप्रोक्सीमेशन ये चलता रहता है। इन अनुमानों को किसी के अपने दृष्टिकोण के अनुसार आंशिक विफलता या आंशिक सफलता कहा जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे हर पल, दिस इज ऑल्सो शोज, कैसे हर पल, इससे यह भी पता चलता है कि कैसे हर सफलता एक असफलता और हर असफलता एक सफलता का संकेत देती है। माया के संसार में ये दोनों विपरीत एक दूसरे पर हावी होते हैं। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों को समभाव से झेल सकता है, इक्वानिमिटी, वह दोनों की सच्ची समझ के करीब पहुंच जाता है। और जो इन अतिवादों या विरोधों से, विपरीतताओं से, विसंगतियों से परे चला जाता है, उसके लिए किसी एक का भी सामना करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। However, अब आगे और बहुत ही महत्वपूर्ण, however, both opposites are unavoidable during the process of evolution. उत्क्रांति की प्रक्रिया में ये विसंगति या विरोध को हम टाल नहीं सकते। उत्क्रांति का विरोध भाव या विरोध या द्वंद्व एक अविभाज्य अंग है। Evolutionary illusion or illusory evolution has to proceed through apparently incompatible opposites such as pleasure and pain, vice and virtue, success and failure. तो बाबा ने यहाँ शब्दों का सुंदर खेल किया है। इवोल्यूशनरी इल्यूजन मतलब उत्क्रांति का भास, और इल्यूजरी इवोल्यूशन या तो भासमय उत्क्रांति, चाहे वो भासमय उत्क्रांति हो या उत्क्रांति का भास हो। अब आप सोचोगे कि उत्क्रांति के बाद ही हमारी चेतना पूरी विकसित होती है, और इन्वोल्यूशन के बाद हमारी चेतना पूरी प्रदीप्ति में जाती है। फिर ये भासमय कैसे? क्योंकि भले उत्क्रांति हो, इवोल्यूशन हो या इन्वोल्यूशन, मतलब आध्यात्मिक पथ का प्रवास, 1 से 7 भूमिकाओं का प्रवास हो, कितनी चौथी भूमिका हो, अनंत शक्ति प्राप्त की हो, 6वीं भूमिका मतलब संत साधु हो, फिर भी ये है तो ये मायामय, भासमय, भ्रममय जगत का ही हिस्सा है।
आप लोगों को याद होगा, हमने एक चार्ट बनाया था कि सब कुछ ये माया, सात के नीचे, सातवीं भूमिका को छोड़ के छठवीं तक सब कुछ माया का भाग है। सभी माया में द्वैतमय भासमय जगत में है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इल्यूजरी इवोल्यूशन, ये भासमय उत्क्रांति हो या उत्क्रांति का भास हो, इसे अटल रीत्या ये जो विसंगत है, ऑपोजिट्स है, जैसे कि सुख और दुख, पाप और पुण्य, यश या अपयश, इनमें से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। Of the many pairs of opposites, the pair which needs a special mention and consideration is that of man and woman. तो अब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो विसंगत है, विरुद्ध है, ऑपोजिट्स है, इसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जिसका जिक्र किया जाना चाहिए वो है मनुष्य, पुरुष और स्त्री। मेल एंड फीमेल, यहाँ 3 महत्वपूर्ण मुद्दे बाबा ने कहे हैं। तो ये तो जो है उत्क्रांति की प्रक्रिया भी भासमय है, और ये जो है उसमें से मनुष्य और पुरुष और स्त्री ये महत्वपूर्ण है, और उत्क्रांति की प्रक्रिया में विसंगत या विरुद्ध अटल है। अब स्त्री और पुरुष के बारे में बाबा क्या कहते हैं ये यहाँ हम समझेंगे इस लेक्चर में, कैलकुलस ऑफ ऑपोजिट्स। तो आगे का जो और एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको हम समझने में आसानी होगी, इसलिए इसको कृपया ध्यान दीजिए। द इंटरप्ले ऑफ सोल्स, इसके बाद का जो चैप्टर है वो आत्माओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया को हम इस मुद्दे को समझेंगे, स्त्री और पुरुष विरुद्ध भाव को समझेंगे, तब ये आत्माओं की आपस में जो प्रतिक्रिया होती है, ये जो इंटरप्ले आगे विशद किया है वो समझने में आसानी होगी। सो मेल एंड फीमेल ह्यूमन फॉर्म्स आर राइटली डिस्क्राइब्ड एज ऑपोजिट सेक्स। पुरुष और स्त्री के रूपों को जैसे कि ठीक शब्दों में वर्णन किया है, ऑपोजिट सेक्स, विरुद्ध या लिंग भेद जिसे हम कह सकते हैं। Progressive realization of the adequate forms, the continuation of the species, and the onward march of the incarnated life stream are dependent upon the opposition and interplay of the sexes, particularly at the higher phases of biological evolution. ये बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे सेंटेंस में इतना सागर बाबा ने समाया है, उसको तोड़ तोड़ के हम समझने की कोशिश करेंगे। अब बाबा कहते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, साक्षात्कार एकदम फटक से लाइट का बटन दबाया और लाइट आ गई ऐसे साक्षात्कार होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए उतावड़ नहीं, धीरज रखना। बाबा ने बार बार कहा है कि आध्यात्मिक प्रगति या ईश्वर साक्षात्कार यह अत्यंत अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, वेरी ग्रेजुअल प्रोग्रेस है। लेकिन ये साक्षात्कार की प्रक्रिया रूपों की उत्क्रांति से शुरू होती है, इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव, ये कभी अवनत कभी होती नहीं, पीछे कभी जाते नहीं, हमेशा आगे जाने वाली। इन 2 शब्दों में काफ़ी सारा बाबा ने कहा है। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन जो हमेशा प्रगत होते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया है, ऑफ द एडिक्वेट फॉर्म। अब यह एडिक्वेट फॉर्म का भी महत्व है। उचित रूप हम इसे कहते हैं। जिस प्रकार के संस्कार होंगे उसके अनुरूप रूप मिलता है। जिस प्रकार के संस्कार होंगे उस प्रकार से रूप या काया मिलेगी। जैसे कि मनुष्य जन्म के पहले का जो है तो कम, हमने देखा था पिछले बार, कम संस्कार है तो कीटक का रूप छोटा होता है, अधिक संस्कार के कारण पशुओं का रूप बड़ा होता है। उसी प्रकार मनुष्य के रूप में भी, मनुष्य के
विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की अवस्था में भी, जैसे कि कहा है कि अच्छे संस्कार हो गए तो लंबा चौड़ा, अच्छा कद वाला, गोरा चिट्टा, ऐसा कुछ उसको रूप मिलेगा। इसलिए एडिक्वेट फॉर्म, जिस प्रकार से कैसा रूप हमें आगे के जन्म में मिलेगा, ये अभी के हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर है। जैसे संस्कार हो गए उस प्रकार का रूप होगा। सो हमने दो चीज़ें देखी, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ एडिक्वेट फॉर्म्स, द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज, चलता रहता है। तो एक बार बंदर बन गया तो वापस वो कीटक के रूप में जाता नहीं है ना। बंदर की जितनी प्रजातियां है उस सब में वो जन्म लेगा, लेकिन मनुष्य जन्म में जैसा पुनर्जन्म है वैसा मनुष्य की अवस्था की पहले सब ह्यूमन फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं उसमें पुनर्जन्म नहीं है, परंतु चाहे वो पत्थर है तो उसको विविध सारे प्रकार का पत्थर बनना पड़ेगा, चाहे वो पानी है, मिट्टी है, कीटक है, सभी प्रकार के कीटक, सभी प्रकार के वनस्पति। इसीलिए कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज। अब ये हैफाजर्डस मैनर में ये जितनी प्रजातियां है उसमें उसको जन्म लेना पड़ेगा उस विशिष्ट रूप की। अब इसमें कंटिन्यूएशन क्यों लिखा है, अब कौन सी स्पेसीज में वो जन्म लेगा ये भी तय हुआ है। एक रूपों से दूसरे रूप में जब वो जन्म लेता है तो आखिरी कड़ी हमेशा पहले रूप और दूसरे रूप की विशिष्टताओं को जताती है। जैसे कि हमने कोंबड़ी को क्या कहते हैं, मुर्गे का उदाहरण लिया था कि अब वो पंछी से अब चलने वाला जानवर बनने वाला है, तो उसमें पंख है, थोड़ी बहुत मुर्गी उड़ती भी है और चलती भी है जमीन पर, दोनों है कि नहीं। जैसा हमने उभयचर देखा कि पानी में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं। किस रूप का पहला स्पेसीज क्या है, किस रूप का अंतिम क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं शुक्रवार में। अब उसका दूसरा लेक्चर एक हफ्ते बाद होगा। एनीवे, तो ये बाबा ने दिया भी है कि कौन सा पहला रूप था, कौन सा नेक्स्ट था। तो इसकी कड़ी है, एक प्रजाति के पश्चात दूसरी प्रजाति, तीसरी प्रजाति, कौन सी उसके विकास की कड़ी है, उसी प्रकार से उसका जन्म होगा, उसी प्रकार के रूप उस आत्मा को लेना पड़ेगा। कभी भी कोई भी कीटक हो गया ऐसा नहीं है, कौन सा कीटक का प्रजाति पहले फिर बाद में कौन सा, इसीलिए उसको कंटिन्यूएशन, ये सतत है। एंड द ऑनवर्ड मार्च ऑफ द इनकार्नेट, ऑनवर्ड मार्च ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, कभी भी पीछे जाता नहीं, महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें कोई भी गलत धारणा नहीं होना है कि कोई जानवर या मनुष्य वापस पत्थर योनि में कभी भी जाता नहीं। जो अपवाद का अब यहाँ बात हम नहीं करेंगे, अपवाद को छोड़ दो, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दो, सामान्य नियम आगे चलता है, इसीलिए उसे ऑनवर्ड मार्च कहा है बाबा ने। ऑनवर्ड मार्च ऑफ द इनकर्नेटेड लाइफ स्ट्रीम, जीवन का ये प्रवाह हमेशा आगे चलता रहता है। जैसे कि नदी, देखो इसका सुंदर उदाहरण है नदी। नदी एक बार उगम से निकली तो आगे ही बहती रहती है, कभी वापस वो उस पहाड़ पर चढ़ी आपने देखा है? नहीं। इसी प्रकार से यही नियम ये रूपों के विकास को है। इट इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव एंड इट इज़ ऑलवेज ऑनवर्ड मार्च, पीछे कभी आता नहीं है। जीवन प्रवाह, सुंदर शब्द है लाइफ स्ट्रीम। ये जीवन प्रवाह हमेशा आगे चलता रहता है, ये जीवन प्रवाह सतत है और अनुरूप रूपों में उसका प्रगत होता है और ये सतत प्रगतिशील रियलाइजेशन है। इसलिए बाबा ने एक जगह उसको बहुत सुंदर शब्द किया है, चाहे जाने या अनजाने में हर कोई, पूरी सृष्टि अपनी अंतिम उद्दिष्ट ईश्वर साक्षात्कार की तरफ ही कार्य करती है। कोई ईश्वर को जाने, अध्यात्म को जाने या न जाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी
उसका अंतिम उद्दिष्ट ईश्वर साक्षात्कार की तरफ ही उसका सब कार्य और पूरी जीवन चलता रहता है. So the incarnated life stream are dependent upon the opposition and interplay of the sex. अब ये जो जीवन प्रवाह है, सतत चलने वाला, आगे बहता जाने वाला, पीछे कभी ही नहीं आने वाला, ये कैसा है? विरुद्ध के आधार पर ये अभी जितना वैशिष्ट्य हमने देखा कि अनुरूप, रूप है, प्रगतिशील है, सतत चलने वाला, आगे बढ़ने वाला ये जीवन प्रवाह, ये जो विरुद्ध है, सेक्सेस है, लिंग है, इसके ऊपर ही निर्भर है. इसकी जो ये पूरा जीवन प्रवाह इस विरुद्ध के आधार पर है. उसी के आधार पर ये सतत का आगे चलने वाला जीवन प्रवाह चलता रहता है. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑपोजिशन एंड इंटरप्ले ऑफ द सेक्सेस. जो सेक्सेस में, लिंगों में, विरुद्धों में प्रतिक्रियाएं होती है, इसी के आधार पर ये सतत का जीवन प्रवाह निर्भर है. यदि इसमें मान लो कोई स्पेसीज है, कोई प्रजातियां नष्ट होती है, उदाहरण के लिए डायनासोर ले लो. अगर डायनासोर में मादा या नर कोई ये पूरा विलुप्त हो जाता है तो वो प्रजाति पूरी विलुप्त होती है. जब तक नर मादा दोनों रहेंगे, मतलब अपोजिट्स रहेंगे, अपोजिट सेक्स रहेंगे, तब तक ही वो प्रजाति चलती रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी. इसीलिए ये अखंड आगे चलने वाला जीवन प्रवाह विरुद्धों के नर मादा के आधार पर ही निर्भर है. तो ये अखंड जीवन प्रवाह का आधार, बेस क्या है? विरुद्ध है. पर्टिकुलरली एट द हायर फेजेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, खास करके जैसे जैसे रूपों का अधिक विकास होता है, उच्च रूपों में, जैसे कि मनुष्य है, पशु है, कीटक है, इन रूपों में ये उत्क्रांति विरुद्ध और नर मादा के ऊपर अधिकाधिक निर्भर होती है. दिस इज इक्वली ट्रू ऑफ साइकोलॉजिकल and spiritual evolution as long as it is held up in the domain of illusion. ये खास करके मानसिक और आध्यात्मिक उत्क्रांति को भी उतना ही लागू है जब तक ये मानसिक या आध्यात्मिक या मन की या आत्मा की प्रगति इस भासमय जगत पर जगत में होती है, उसको भी ये लागू है. जीवन प्रवाह को तो ये लागू है ही है, परंतु आध्यात्मिक प्रगति को भी ये लागू है. क्यों, कैसे, आगे दिया है. द ऑपोजिशन ऑफ सेक्सेस एंड द अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स टू ओवरकम और रिकंसाइल दिस ऑपोजिशन आर admittedly a source of inspiration, sublimation and exasperation which haunt the interplay of sex opposites at the psychic level until they are withstood or understood fully and adequately. एक बार मनुष्य रूप में भी एक बार मादा नहीं कहना चाहिए, स्त्री का जन्म होगा, एक बार पुरुष का जन्म होगा. जब तक दूसरे ऑपोजिट सेक्स को, विरुद्ध लिंग को, या माने श्री हो, जब तक पुरुष रूप में जन्म लेके वो अनुभव नहीं करके जब वो श्री पुरुष जन्म में जन्म लेगी, पुरुष रूप में जन्म लेगी, तभी वो समझ पाएगी पूरी तरीके से पुरुष का सभी सुख दुख जो भी है, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, भौतिक हो, शारीरिक हो,
हम श्री रहकर पुरुष की सभी व्यथा आनंद को कभी नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए हमको पुरुष बनना पड़ेगा। ठीक उसी तरह पुरुष स्त्री को सभी व्यथा आनंद वेदना को कभी नहीं समझ पाएगा, केवल वो कल्पना भर करेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। जैसे कि कोई बोलता है ना, तुम खुद माँ बनो तो तू समझ जाएगी, है ना, ऐसा एक आम रहता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति में भी ये विरुद्ध की उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रेरणा है, प्रेरणा स्थान है। अब इसको एक बार काफ़ी हमने पढ़ लिया, लेकिन हिंदी पढ़ा नहीं है, तो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमने कहाँ छोड़ा था? बोथ ऑपोजिट्स आर अनअवॉइडेबल। मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत है, फिर भी हालांकि विकास की प्रक्रिया में दोनों विपरीतताएं अपरिहार्य है। विकासवादी भ्रम या भ्रामक विकास को सुख और दुख, पाप और पुण्य, सफलता और असफलता जैसे स्पष्टतः असंगत विपरीतताओं से होकर गुजरना पड़ता है। विपरीतताओं के अनेक युग्मों में से जिस युग्म का विशेष उल्लेख या रूप हम जिसको कहते हैं, या उसको योनिया हम मराठी में कहते हैं या हिंदी में भी, उल्लेख और विचार आवश्यक है विरुद्धों का, वह है पुरुष और श्री का युग्म। नर और मादा मानव रूपों को ठीक ही विपरीत लिंग के रूप में वर्णित किया गया है। पर्याप्त रूपों की क्रमिक प्राप्ति, प्रजाति की निरंतरता और अवतरित जीवन धारा का आगे बढ़ना, जो अभी हमने देखा था कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने वाली लाइफ स्ट्रीम है, विशेष रूप से जैविक विकास के उच्च चरणों में लिंगों के विरोध और परस्पर क्रिया पर निर्भर है। अब आगे जो दिया है इसको हम पढ़ते हैं, कि जो अभी हमने नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें पढ़ा था, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हिंदी में से, कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। जो हमने पढ़ा कि साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज आल्सो डोमेन ऑफ इल्यूजन, और उसमें भी द ऑपोजिशन ऑफ सेक्सेस इज इम्पॉर्टेंट। तो यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी उतना ही सत्य है जब तक कि वह भ्रम के दायरे में, इल्यूजन के दायरे में ही अटका रहता है। लिंगों का विरोध और इस विरोध पर विजय पाने या सामंजस्य प्रस्थापित करने, या तो उनको हम जीत सकते हैं या उसमें हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। सामंजस्य प्रस्थापित करने के वैकल्पिक, मतलब ऑप्शनल, ये करो या ये करो, प्रयास निश्चित रूप से। अब इसमें क्या होते हैं, इस या तो उस व्यक्ति के साथ आप सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहो, या एक दूसरे पर विजय पाने की आकांक्षा रखो। इससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उदात्तीकरण होता है। ये क्षोभ, गुस्से का भी स्रोत है, क्या कुछ नहीं होता है विरोधों में। देखो, जो मानसिक स्तर पर विपरीत लिंगों के पारस्परिक क्रिया को तब तक सताते रहते हैं जब तक कि उनका सामना नहीं किया जाता या उन्हें पूरी तरह पर्याप्त रूप से समझा नहीं जाता। तब तक हम उसको समझ नहीं सकते, कि जब तक हम स्वयं उस, जैसे कि मैं यहाँ एक और बाबा के आश्रम का उदाहरण देना चाहूँगी, कि जैसे अभी नई किताब आई है, बी फिटिंग ही स्लेव, एरेस काका की, वो ईमानदारी से कहते, हम लोगों को हमेशा गुस्सा आता था महिलाओं के ऊपर, कि उनको ज़्यादा बाबा का अटेंशन मिलता है, ज़्यादा बाबा का प्रेम मिलता है, इनको क्या अंदर ही अंदर है, बैठी रहती है, इनको क्या काम है या धाम है, या हमको ये सब उलझना पड़ता है, वगैरह वगैरह, जो भी उनके मन दिमाग में था। उनको ऐसा लगता, कभी उनके आपस में बात नहीं होती थी, एक दूसरे के सामने नहीं आते थे, तो पुरुष कभी भी महिलाओं को समझे नहीं। अब जब महिलाएं हैं, उनके लिए भी खाना बनाती थी, और वो कभी पुरुषों को, मेन मंडली को पूरी तरह से समझ नहीं पाई,
कि उनकी दिक्कतें क्या है, उनको किस तरह से बिना सोए बिना खाए कितने कितने दिन बाहर भटकते हैं, बाबा का कार्य करते हैं, उनकी क्या उलझने हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये हमेशा बाबा के आश्रम में भी हमेशा ये टसल चली रहती थी। ये अनकही और अनपब्लिश जैसी बात मतलब इसलिए है कि एक थोड़ा सा रहता था। उनको क्या कहते थे वो इनर्स, अंदर वाले क्योंकि अंदर रहती थी महिलाएं हमेशा। तो इस प्रकार से तो उनको पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, महिलाओं को उनको क्या क्या करना पड़ता है। उसी प्रकार से पुरुषों के साथ उनकी दिक्कतें क्या है वो महिलाओं को समझ नहीं आएगा। वन स्पेशल फीचर, आगे पढ़ते हैं। वन स्पेशल फीचर ऑफ द सेक्स ऑपोजिट्स is that while remaining in counterbalancing opposition to each other, they are more patently and firmly tethered to each other than many other opposites. बाकी जितने भी ऑपोजिट्स है, सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, गरीब है, श्रीमंत, काला है, गोरा, जो भी है, इससे सबसे अधिक जो है खास वैशिष्ट्य है सेक्स ऑपोजिट्स या नर मादा या स्त्री पुरुष का, ये विरुद्ध में होते हुए भी हमेशा काउंटर बैलेंसिंग ऑपोजिट होता है। और ये स्पष्ट रूप से एक दूसरे से इतने बंधे हुए हैं अटल तरीके से, जितना और कोई विरोध एक दूसरे के साथ, कोई विरोध ऑपोजिट एक दूसरे के साथ इतना बंधा हुआ नहीं जितना कि ऑपोजिट सेक्स एक दूसरे के साथ एकदम जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ऑपोजिट होते हुए भी स्पष्ट रूप से बंधे हुए हैं। A man who is conscious of himself as a male is at the same time conscious of woman as a female, and the tension of the felt duality is on him a constant burden, which he often invisibly passes on to a member of the opposite sex. तो यहाँ बाबा कहते हैं एक मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वो खुद के बारे में हमेशा मैं पुरुष हूँ करके सचेत होता है, पर उसी प्रकार से विभिन्न ऑपोजिट सेक्स के बारे में कि वो महिला है इसके बारे में भी हमेशा वो सजग रहता है। इस चीज़ का उसके ऊपर इतना टेंशन होता है, दबाव होता है, इस ड्युअलिटी का, इस द्वैत का, इस द्वंद्व का उसके ऊपर इतना दबाव होता है। कांस्टेंट बर्डन शब्द, ये सतत का बोझ उसके ऊपर होता है, और फिर अप्रत्यक्ष रीत्या वो कभी न कभी दूसरे के ऊपर वो पास ऑन कर देता है ये बर्डन। गुस्सा हो जाता है, द्वेष करता है, चाहे जो भी करता है। द सेम इज ट्रू ऑफ अ वुमन who is particularly conscious of herself as a female. यही बात एक स्त्री के बारे में भी उतनी ही सच्चे है, जो सतत खुद के बारे में मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फीमेल हूँ, ये सतत धारणा जिसकी सचेत है, उसके बारे में भी ये उतना ही सच है। द ऑपोजिट्स, अब कई महिलाएं, चाहे वो प्रगत जो ये रहता है नारी वगैरह, नारी शक्ति या और कुछ होगा, या कुछ प्रगत आत्माएं होगी जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ ये महिला करके हक भी नहीं जताना चाहती, बेनिफिट भी नहीं लेना चाहती, ना ही उसे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई मतलब खुलेआम कोई उसके फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी भी होती है। उनके बारे में ये नहीं होगा, वो जहाँ प्रगत है उसके बारे में ये चीज़ और बदल जाती है। The same is true of a woman who is particularly conscious of herself, who is particularly conscious of herself as a female, है ना, जो कॉन्शियस है उसके बारे में अधिक, उसको the opposites create and sustain a burdensome illusion which is transferred to each other. तो ये एक दूसरे के प्रति या स्वयं के प्रति हमेशा इस तरह से मैं स्त्री या पुरुष होने का सचेत जो होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, इस प्रकार से ये जो विरुद्ध है, ऑपोजिट सेक्स वाले हैं, हमेशा एक
टेंशन निर्माण करते हैं, स्वयं भी ये टेंशन खुद पर लाद लेते हैं, जो कि एक बर्डनसम होता है, एक बोझ होता है ये भास का, ड्यूअलिटी का, जो एक दूसरे के ऊपर वो लादते हैं। क्योंकि ये बोझ से लदे हुए हैं तो ये बोझ दूसरे को वो पास ऑन कर देते, दूसरे को, किसी महिला को नहीं। महिला पास ऑन करेगी पुरुष को, पुरुष पास ऑन करेगा महिला को। एंड if this illusion is shared by both, it goes on increasing in geometrical proportion instead of being mitigated in any way. यदि ये टेंशन एक दूसरे को पास ऑन करने के बदले, दूसरे पर लादने के बदले, दोनों ने समझदारी से उसको साझा किया, तो फिर यहाँ पर ये इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, यह और बढ़ता जाता है। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत दूसरी तरफ, द डिसबर्डनिंग ऑफ द illusory and oppositional duality of sex is also a self-communicative understanding. एक समझ भी है, सेल्फ कम्युनिकेटिव, खुद को समझदारी समझने की है। ये कब होती है? एक दूसरे को लादने के बदले, एक दूसरे को साझा करके उसको, ये बर्डन को बढ़ाने के बदले। ऑन द अदर हैंड, द डिसबर्डनिंग ऑफ द इल्यूजरी एंड ऑपोजिशनल ड्यूअलिटी ऑफ सेक्स, ये भाषमय जो विरोध है, इसको डिसबर्डन, दूसरों को ये बोझ देने के बदले सेल्फ कम्युनिकेटिव अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पर एक समझ होती है। कैसी? जब ये समझ होती है, मतलब ये विरुद्ध सेक्स का बोझा निर्माण करने के बदले उसको समझदारी से अगर लिया जाए, तब वहाँ प्रेम निर्माण होता है। देन लव इज ग्रेजुअली फ्रीड, क्योंकि समझदारी है। जब तक संघर्ष है तब तक प्रेम कभी नहीं। जब समझदारी होगी तब प्रेम होगा। Then love is gradually freed from the tinge of the differentiative sex consciousness, and understanding is lifted out of the obsessiveness of one of the most oppressive forms of duality. जब ये प्रेम निर्माण होगा, तब ये विरुद्ध के होते हुए भी, विरुद्ध मोस्ट ऑप्रेसिव फॉर्म्स ऑफ ड्यूअलिटी, इस द्वैत का सबसे उच्च बिंदु है ये विरोध का, पुरुष और स्त्री। वहाँ से जब समझदारी होती है तब बात प्रेम के आगे बढ़ जाती है। इसको मुझे नहीं लगता है मैंने पूरा न्याय दिया जिस तरह से दिया जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको हिंदी से पूरा वापस पढ़ते हम लोग। और फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से यदि कोई इसको और एलाबोरेट करना चाहता है तो प्लीज़ आगे आइए और हैंड रेस करके रखिए, साथ ही तैयार ही रहे। हम क्या करेंगे कि इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर आप लोगों को क्या कहना है ये भी हम सोच लेंगे, सुन लेंगे, बाकी लोग आपको सुनेंगे, समझ लेंगे। तो इसके लिए कुछ लोगों से मैं इसके बारे में सुनना चाहूँगी। वो लोग कृपा करके पेज नंबर 63, 62 और आगे 64, 65 ध्यान रखिए और इसके ऊपर अपना भाष्य करने के लिए तैयार रहिए। ऑन स्पेशल फीचर ऑफ द सेक्स ऑफ, अच्छा, विपरीत लिंगों की एक विशेषता यह है कि एक दूसरे के प्रति संतुलनकारी विरोध में रहते हुए भी वे कई अन्य विपरीत लिंगों की तुलना में, विपरीतताओं की तुलना में एक दूसरे से अधिक स्पष्ट और दृढ़ता से जुड़े होते हैं। एक पुरुष जो स्वयं को पुरुष के रूप में जानता है, वह उसी समय स्त्री को स्त्री के रूप में भी जानता है, और महसूस किए गए द्वैत का तनाव उस पर एक निरंतर बोझ बना रहता है, जिसे वह अक्सर अदृश्य रूप से विपरीत लिंग के सदस्य को दे देता है। यही बात उस स्त्री के लिए भी सत्य है जो स्वयं को विशेष रूप से स्त्री के रूप में जानती है। ये विपरीत लिंग के
एक बोझिल भ्रम पैदा करते हैं और उसे बनाए रखते हैं, जो एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। यदि यह भ्रम दोनों में ही व्याप्त है, क्योंकि ये भ्रम है, इल्यूजन है, लेकिन ये बोझ है। यदि ये सेक्स का बोझ दोनों के ऊपर है, व्याप्त है, इससे दोनों लदे हैं, भारी है, तो यह किसी भी प्रकार से कम होने के बजाय ज्यामितीय, ज्योग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल, भौमितीय रूप से अनुपात में बढ़ता जाता है। 2 into 2 4, 4 into 4, लाइक दैट ये बढ़ता जाता है। 1+1 की जगह से तरह से ये बढ़ता नहीं है, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। दूसरी ओर भ्रमात्मक और विरोधी का भार ह्रास भी कम होता जाता है। यौन का विरोधी द्वैत भी, अच्छा ओके, यौन का विरोधी द्वैत भी एक आत्म संप्रेषणीय समझ है, जिसको क्या क्या सेल्फ कम्युनिकेटिव अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी इंग्लिश ज़्यादा इजी हो जाता है ना, आत्म संप्रेषणीय, खुद को ही समझने आने वाली, स्वयं को ही बताया, ऐसा समझ। जैसे हमने परसों देखा कि हमें हमारी कमियां स्वयं को देखनी होगी, जाननी होगी। इसी प्रकार से आत्म संप्रेषणीय, खुद को ही खुद समझ में आ जाता है। ये द्वैत कभी जब यौन अवस्था में है, यंग एज में, ये और ही मुश्किल हो जाता है। तब प्रेम धीरे धीरे विभेदकारी यौन चेतना के रंग से मुक्त हो जाता है और समझ द्वैत के सबसे दमनकारी रूपों में से एक की जुनूनी प्रवृत्ति से बाहर आ जाती है। कोई लड़का अगर कोई लड़की से, या कोई लड़की अगर लड़के से प्रेम करती है, तो इतनी समझदारी आती है उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए केवल, कि वो हद से बाहर, जिसको हम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है ना, उस प्रकार से वो एकदम समझदारी उस व्यक्ति के लिए उसकी एकदम 2 गुना 4 गुना, हर चीज को फिर वो एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पेज नंबर 64 पर है, गांगड़े सर जुड़े हुए हैं। इफ वन एक्सपीरियंस इज एन एक्सैक्ट antithetic of another, they counterbalance each other. But very often an exact antithesis is not necessary for such counterbalancing. Suppose, अच्छा आगे जाने के पहले, यदि एक दूसरे के अनुभव बिल्कुल एक दूसरे जैसे लेकिन विरुद्ध स्थिति में है, तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस होता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेता है, समझदारी हो जाती है। परंतु इस प्रकार से एग्जैक्टली संतुलित, बराबर इसका पुरुष का बोझ जो भी है उसी प्रकार से स्त्री का उतना ही, वो नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वेरी ऑफन एन एग्जैक्ट एंटीथिसिस इज नॉट नेसेसरी फॉर सच काउंटर। ऐसा संतुलन के लिए ये जरूरी नहीं है। अब कैसे, तो आगे बाबा समझा रहे। सपोज B is directly the reverse of A in every detail. Here B can counterbalance A. हर डिटेल में, तफसील में अगर B जो है A के बिल्कुल विपरीत है, तो B और A एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। बट द ऑनवर्ड अनफोल्डिंग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज इक्वली सेव्ड if something similar to A counterbalances B, or something similar to B counterbalances A, or something similar to A counterbalancing something similar to B, and vice versa. अब ये एक दूसरे, मुझे लगता है जो हमारा यहाँ पद्धत है, किसको पत्रिका बोलते हैं, मराठी में कुंडली बोलते हैं, जब शादी तय करनी होती है तो वो गुणमेलन होता है। वो अगर ठीक उसके वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लाइट गई, मतलब थोड़ी देर में अभी ये अपना शायद वाईफाई जाएगा, तो मुझे आधे घंटे के लिए फिर वो राउटर उनका
शुरू नहीं होता है। अगर लाइट भी आ जाए या उनका क्या कहते हैं वो, क्या जनरेटर शुरू होता है तो भी ये बरकरार रहे तो अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, जब जाएगा तब देखा जाएगा। द लॉ ऑफ ऑपोजिट्स, अच्छा इसके ये और बी का उदाहरण बाबा ने यहाँ दिया है कि यदि एकदम एक दूसरे से विपरीत है तो एक दूसरे को वो काउंटर बैलेंस करते हैं। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं अच्छे से। यदि एक अनुभव दूसरे का पूर्णतः विपरीत या विरोध है ना, तो वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। लेकिन ऐसे प्रतिसंतुलन के लिए पूर्ण विपरीतता, पूर्ण विरोध, बिल्कुल इसका अगर ब्लैक है तो उसका वाइट, या जो भी है, गुण हो वैशिष्ट्य हो, ये पूरी तरह से इस प्रकार से काउंटर बैलेंस आवश्यक नहीं होता है और होता भी नहीं है। इसलिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं, उसी उदाहरण को समझ लेते हैं। मान लीजिए बी हर विवरण में, हर तफसील में, इन ऑल द डिटेल्स ए के ठीक विपरीत है। बी एंड ए आर ऑपोजिट्स, ठीक है। यहाँ बी ए को संतुलित कर सकता है। एक बहुत, मानो एक बहुत पति पत्नी है, फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए बोल रहे हैं ना, ये भाई बहन दोस्त कोई भी हो सकता है, कलीग और बॉस कोई भी हो सकता है। यहाँ हम समझ के लिए पति पत्नी का उदाहरण लेते हैं। यदि एक बहुत गुस्सेलू है और दूसरा बहुत शांत है, तो ये आपस में अपना बराबर समझदारी से काम चलता है। दोनों भड़केलू रहेंगे तो आग भड़कती रहेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं बी ए को संतुलित कर सकता है ना। एकदम विरुद्ध है तो एक दूसरे का वो संतुलन होता है, प्लस माइनस एक जैसा होता है। ये भी प्लस ये भी प्लस तो कुछ नहीं। लेकिन जीवन उद्देश्य का आगे विकास समान रूप से तभी होता है, एडवांसिंग स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जीवन का प्रवाह समान रूप से तभी उद्देश्य होता है जब ए के समान कोई चीज बी को संतुलित करे। मतलब मानो ये प्लस है, बी माइनस है, तो ये बी को ए के अलावा कोई भी चीज उस प्रकार से संतुलित कर सकती है जो प्लस है, या ए के समान कोई चीज बी के समान किसी चीज को संतुलित करे और इसके विपरीत। ए जैसा, ए मानो प्लस है, बी माइनस है, तो बी के लिए ये संतुलित करे या कोई और करे, सी डी जेड वाई जो कि प्लस है। उसी प्रकार से ये प्लस है तो उसको संतुलित करने के लिए माइनस चाहिए। अब ये माइनस चाहे बी हो, चाहे जेड हो, चाहे वाई हो, चाहे एम हो, कोई भी चलेगा, तभी ये जीवन विकसित हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, दूसरे शब्दों में विपरीतताओं का नियम, विरुद्धों का क्या नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया या यांत्रिक नियम नहीं है। यहाँ कोई मैथमेटिकल पक्का कैलकुलेशन नहीं है, कोई एकदम मैकेनिकल नहीं है ये, क्योंकि ये मनुष्य है, जीवन प्रवाह है। ये तो कितना 19-20 तो चलता ही रहता, अलग अलग रहता है, ये कोई स्पीसीज दूसरे जैसी नहीं है। यहाँ नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का यांत्रिक नियम नहीं है, बल्कि पूरक एक दूसरे को पूरक है और फिर भी भिन्न है, विरुद्ध है फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। एक दूसरे को पूरक भिन्नात्मक अनुभवों के माध्यम से एक सार्थक खोज है। ये एक दूसरे से भिन्न है फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, एक मिलके सार्थक खोज। इसलिए कहा इन ऑपोजिट्स को अनुभव करने के पश्चात ही उसकी चेतना पूरी प्रगल्भ हो जाएगी। तब सार्थक कभी होगा जब वो अद्वैत पाएगा, ईश्वर साक्षात्कार पाएगा तब। इन द अबव एग्जाम्पल अनदर पॉइंट इज क्लैरिफाइड। ये उदाहरण में दूसरा एक मुद्दा स्पष्ट करते हैं। वो क्या है?
या मैं ओह सॉरी एकदम मैं जंप किया, हाँ दूसरे पेज पर, सॉरी। इफ द वन एक्सपीरियंस इज एग्जैक्ट, ये बी हो गया। लॉ ऑफ opposites is not mechanical law of, ये हो गया action and reaction, but is a significant search through complementary, एक दूसरे को परस्पर पूरक, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एक्सपीरियंस, आंशिक अनुभव है। एक दूसरे को पूरक, परस्पर पूरक आंशिक अनुभव, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये परस्पर पूरक आंशिक अनुभवों से चेतना प्रगल्भ होते होते फिर अद्वैतता पा लेगी। आगे चलते, द कॉम्प्लिकेटेड मैनर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, इन विच वन ऑपोजिट इन्वाइट्स एंड अट्रैक्ट्स इट्स सप्लीमेंट्री ऑपोजिट मे बी इल्युस्ट्रेटेड थ्रू अनदर एग्जाम्पल। बाबा कहते हैं कि ये बहुत उलझन वाला मैटर है, फिर भी ये जो विरुद्ध है ये एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, एक दूसरे को कैसे परस्पर पूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इसको दूसरे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। इस जटिल तरीके से एक विपरीत अपने पूरक विपरीत को आमंत्रित और आकर्षित करता है, उसे एक अन्य उदाहरण। ओके, सपोज ए पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ फोर्स्ड टू किल अदर्स। ध्यान से सुनना, हाँ, क्योंकि ये उदाहरण के द्वारा ही इस स्थिति को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एकदम उसके अंदर से ऐसा स्रोत आ रहा है, इतनी ऊर्जा, इतना फोर्स है ना, हम लोग क्या कहते हैं कि इतनी इच्छा हुई कि मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाई, है ना। हमारा हमेशा का उदाहरण होता है गुलाब जामुन का, कि ऐसे अंदर से प्रवृत्ति होती है, इतनी इच्छा होती है, एकदम स्फूर्ति होती है जोरदार, कि जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बाबा उदाहरण देते हैं, सपोज एक व्यक्ति है, इसके अंदर ऐसा एक फोर्स आता है दूसरे को मारने का, किल मतलब जिंदा खून करने का, ऐसे उसके हिस्सा कि मार दो किसी को। एज ऑफन हैपन्स इन वॉर्स, जैसे कि युद्ध में होता है, एक सैनिक दूसरे सैनिक को मारने पे तुला होता है। हियर हिज डिस्ट्रक्टिव डिस्पोजिशन इज बीइंग एक्सेंचुएटेड, जो विनाशकारी उसकी नाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति है, ये बढ़ती है, डबल होती है, एक्सेंचुएट होती है, एंड रिलीज्ड। इस जो उसकी प्रबल इच्छा को कहाँ बाट मिलती है, कहाँ रास्ता मिलता है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ हिज इनरमोस्ट बीइंग। ऐसे रास्ते में चल रहा है कि एकदम उसको इच्छा हो गई कि ठोक दो इसको, चाहे गाड़ी से ठोक दो, गड़ा दो, चाहे चाकू से भून लो, जो भी है। अब इस समय ये एक सही कृत्य है, ये मुझे करना चाहिए, उसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं अंतरात्मा की अनुमति लिए बिना वो अपनी ऐसी अंदर से आई फोर्सफुल इच्छा को रिलीज करता है। इसीलिए क्या, विदाउट द अप्रूवल ऑफ इनर मोस्ट बीइंग। जब ये खून करता है किसी को क्योंकि उसकी इच्छा हो गई, तब वो अपने अंतरात्मा की सुने बिना ये कार्य करता है। आगे क्या होता है, अलवे जाल सर। One day, this person inwardly revolts against such a type of action and tries to repress his destructive disposition to kill. अब क्या हुआ, इसके अंदर से इच्छा है किसी को मार दो, तब वो किसी की सुनता नहीं, अपने अंतरात्मा की नहीं। लेकिन एक दिन क्या होता है, अंदर से जो उसके अंतरात्मा की अपनी आवाज़ है, आंतरिक इनर मोस्ट बीइंग कहाँ है, अंतरात्मा हम उसे कहेंगे। ये एक दिन उसकी ये सारी जो उसकी कृति है, ये मारने की, किल करने की, खून करने की, इस उसकी खूनी प्रवृत्ति का दमन करने की, उसका जो विनाशकारी स्वभाव है,
इसका दमन करने की, इसके विनाशकारी प्रवृत्ति को किल करने की, इसकी विनाशकारी प्रवृत्ति जो उसके मन में उभर कर आई है जोरदार, उसका दमन करने की, उसको खत्म करने की कोशिश करके वो खत्म करता है। कौन? इनर मोस्ट बीइंग, अंतरात्मा, अंदर की जो उसकी पर्सन इनवर्डली रिवॉल्ट्स, अपने आप ही वो खुद ही खूनी प्रवृत्ति उसके मन में उभर आई और खुद ही उसके अंदर की प्रवृत्ति उसका विनाश कर रही है। दोनों प्रवृत्ति उसी व्यक्ति में है, दो ऑपोजिट्स है, एक खून करने वाला, एक खून से का दमन करने वाला। एक ही व्यक्ति में दोनों प्रवृत्तियां है विरुद्ध, उसका दमन भी वही करेगा और उसकी प्रवृत्ति भी वही है। दो विरुद्ध प्रवृत्तियां एक ही व्यक्ति में यहाँ दिखाई देती है। However, परंतु the destructive disposition cannot be so easily halted since it has been too much accentuated through repeated practice. लेकिन उसकी जो खूनी प्रवृत्तियां है, इसको इतना सहजता से उसका नाश नहीं किया जा सकता है, उसका दमन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों से वो उसी को आचरण करते आ रहा है। तो